तो चलिए आज से हम लोग अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पॉलिटी के यानी कि राज व्यवस्था के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सचिवालय एग्जाम और जेपीएससी के बाकी एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे। जीएसटी काउंसिल का जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में है। अभी धनखड़ साहब को हटाने की बात चल रही थी, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। लोकपाल के सिलेक्शन में कौन शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो कौन सा इंपॉर्टेंट केस है जिसकी वजह से जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। पास्ट में 1953 में जो है मतलब राज्यों का गठन कैसे किया जाए उसके लिए जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे। अभी हाल ही फिलहाल में 16 फाइनेंस कमीशन, क्योंकि 2026 में जो है 15 फाइनेंस कमीशन का जो है पीरियड खत्म हो जाएगा, तो 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। और फिर 15 फाइनेंस कमीशन ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जैसे पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी, इसके लिए कितना प्रावधान किया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको जो है कुछ समय का टाइम देंगे, आप अटेम्प्ट कीजिएगा तब हम आंसर बताएंगे, इससे काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है। जीएसटी काउंसिल का जिक्र किस आर्टिकल में है। और देखिए निगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे रखे नहीं है, तो कोशिश करना है कि हम तुक्का मारें, देखें कि हाँ क्या बनता है। तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 280A या नन। जो जीएसटी काउंसिल है दोस्तों, ये बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको मिला के बना क्या जीएसटी टैक्स। ठीक है। और जो जीएसटी काउंसिल है ये जीएसटी का जो क्या टैक्सेशन होगा, जो 3 टाइप का है आपका, उसको निर्धारित करता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में, 1 जुलाई 2017। तो ये भी पूछ सकता है। और किस संशोधन से, क्योंकि संविधान में संशोधन करना पड़ा था, आपको पता ही है कि टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेंटर स्टेट के बीच में है। तो 101 संशोधन से जो है 1 जुलाई 2017 में जो है जीएसटी आया था और जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन मतलब किया गया था। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें 2/3 जो स्टेक है वो राज्यों का है और 1/3 जो स्टेक है वो सेंटर का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 279A। क्वेश्चन नंबर 2, जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर जो है टिक करिए। और ध्यान रखा जाए कि प्रेसिडेंट साहब को हटाने के लिए तो कहीं भी रेजोल्यूशन जो है वो चल सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी, लेकिन जो है उपराष्ट्रपति साहब को जब हटाना है तो कहाँ चलेगा, बस राज्यसभा में ये इनिशिएट हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 67 में क्लॉज नंबर बी जो है उसमें उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकपाल अधिनियम आया कब, 2013। लेकिन जो है इसमें बहुत मनमुटाव चला, ऊपर से जो है ऑपोजिशन के लीडर, जैसे अभी राहुल गांधी बने हैं, कोई उस समय ऑपोजिशन का लीडर था ही नहीं, तो नियुक्ति नहीं हो पाई थी। 6 साल के बाद नियुक्ति हुई और अभी जो है मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जा ही सकता है कि बताइए जो लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी उसमें कौन शामिल नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, होम मिनिस्टर साहब जो इसमें शामिल नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वो कौन सा इंपॉर्टेंट केस है जिसकी वजह से आरक्षण में जो है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है यारों, केस पुट्टास्वामी केस, इंदिरा साहनी केस, एमसी मेहता या एसआर बोमई केस। और इस केस को हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो मंडल कमीशन ने जो ये रिकमेंडेशन दिया था 27% का, उसमें इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी। इसलिए इंदिरा साहनी केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मंडल केस भी कहते हैं। और इसमें ये बात कही गई कि जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तमिलनाडु और कुछ स्टेट जो है
वो एक्सेप्शन है, क्योंकि उन्होंने जो है मतलब पहले ये कर लिया था। लेकिन अभी आप देखते हैं कि कोई भी राज्य, अभी हाल ही फिलहाल में बिहार जो है वो अपने यहाँ 50% से ज़्यादा आरक्षण करने वाला था, लेकिन कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साहनी केस। और इसी केस के बेसिस पे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को भी चैलेंज किया गया था कि ये 10% का फिर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त डिसीजन दिया कि इंदिरा साहनी केस में ये बोला गया था कि जो आरक्षण है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे, यानी कि एजुकेशनल और सोशल आधार पे 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का मैटर है ये तो हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हैं और ये आर्थिक आधार पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यहां से तो हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले तो कांग्रेस तैयार थी, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो फिर कांग्रेस इनकार कर दी। 2 कमेटी भी बनी, लेकिन दोनों कमेटी इससे मुकर गई। फिर फाइनली जो है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब गठन किया गया, जिसने 1955 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, ध्यान रहे। और इसके बेसिस पे अधिनियम जो है 1956 में आया। यही क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार पूछा था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कब किया था, और वहां हम लोग कंफ्यूज होकर 1956 कर दिए थे। ये 1955 ही होगा। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे? फजल अली। आगे बढ़ते हैं यारों, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हाल ही फिलहाल में जो है 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। वित्त आयोग का जो जिक्र किस में है? ये आर्टिकल 280 है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है जो कि ये तय करता है कि हर 5 साल पे सेंटर से कितना पैसा जो है टैक्सेशन का वो राज्यों को जाएगा। तो आपके ऑप्शन है एनके सिंह, अरविंद पनगड़िया, वाईवी रेड्डी, उर्जित पटेल। तो एनके सिंह साहब तो 15 फाइनेंस कमीशन के थे। आपको बताना है अरविंद पनगड़िया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन? तो एनके सिंह। और जो 15वां वित्त आयोग है उसने राज्यों को 41% शेयर दिया टैक्सेशन से, और 1% जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो 16 फाइनेंस कमीशन इसके अध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया साहब, जो कि नीति आयोग में भी थे पहले। 15 फाइनेंस कमीशन जो है इसने पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए कितना एलोकेशन किया है? एक रफ आंकड़ा आपको बताना है। 5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 10 या 3 लाख करोड़। अपना ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख करोड़। अब यहां देखिए, दल बदल कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दल बदल कानून है उसको रोकने के लिए जो कानून बना था, जैसे होता है ना कि कोई ए है वो किसी पार्टी में गया, ठीक है, और दूसरे पार्टी ने कहा कि हम आपको जो है बहुत रुपए देंगे, आप हम में शामिल हो जाइए। तो ऐसा पास्ट में बहुत जो है होता था, उसके चलते जो है राजनीतिक अस्थिरता बन जाती थी। उसको रोकने के लिए आपको 52nd अमेंडमेंट से जो है दल बदल कानून जो है लाया गया, ताकि ये चीज़ नहीं हो पाए। हालांकि अभी भी इसमें काफ़ी लूपहोल है। और इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया है? टोटल अनुसूची कितने हैं दोस्तों? 12। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस अनुसूची में कौन सा चीज़ दिया गया है। तो जो एंटी डिफेक्शन इसका जिक्र है 10th शेड्यूल में, 10वीं अनुसूची में। अब देखिए इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है? ऑप्शन आपका है गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। ऑप्शन है 1 and 2, ओनली 3, 2 and 3 या ऑल। तो जो गुजराती है ये जो है क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है यारों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्नड़ और तेलुगु। उसके बाद आप स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है, जो कि अलग अलग मैटर को देखने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा गठित किए जाते हैं। इसमें खासकर जो फाइनेंशियल कमिटी है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टैंडिंग कमिटी है जिसके सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर आपका सरकारी उपक्रम समिति।
अब देखिए, अब गया वो जमाना जब खाली क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट ये सब से पूछा जाता था। अब क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बाकी जगहों से भी जो है क्वेश्चन दिया आता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये, इसको कैग का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि कैग जब अपना रिपोर्ट सबमिट करता है राष्ट्रपति जी को, तो राष्ट्रपति जी जब इसको पार्लियामेंट में देते हैं तो उस रिपोर्ट की, जो कैग का रिपोर्ट है उसका स्क्रूटनी कौन करता है? लोक लेखा समिति। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 22। जो एस्टिमेट कमेटी है, ये बजट में क्या खर्च हुआ है, गवर्नमेंट क्या खर्च किया है, उसको पोस्ट में ये देखता है। और इसमें सारे सदस्य, इसमें 30 सदस्य हैं, और 30 के 30 सदस्य जो है वो किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। उसके बाद कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है ये पीएसयू का काम देखता है, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत ही पुराना है, ओल्डेस्ट है, 1921 का है, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकते, मतलब किसके इलेक्टेड मेंबर भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो दोस्तों, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो है वो भाग लेते हैं। अब तो लोकसभा में और विधानसभा में तो जो है कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। और जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन सा स्टेट है जो कि छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय। तो जो जनजाति लोग हैं उनके विकास के लिए, क्योंकि जनजाति लोग भी जैसे एक जैसे तो नहीं है ना, जैसे जो मेन जो 7 सिस्टर के साइड में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उनका विकास काफ़ी कम रहा। जो मेनलैंड के जनजाति हैं, जैसे कि आपका एमपी के और इधर बिहार, मतलब झारखंड, उड़ीसा, तो इसलिए 2 अलग अलग अनुसूची में उनको रखा गया। जो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी हैं उनको छठी अनुसूची में रखा गया, और उसमें कौन कौन सा आता है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और जो 5वीं अनुसूची है उसमें 10 राज्य हैं, जिसमें अपना झारखंड भी शामिल है। और झारखंड के 24 जिलों में से 16 जिले जो हैं वो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। और इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब हो जाएगा मणिपुर। छठी अनुसूची में मणिपुर शामिल नहीं है। आर्टिकल 330A का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग या नन। तो देखिए, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 338 पूछेगा तो हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338A पूछेगा तो हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो यहाँ पे पूछा गया है। और आर्टिकल 338B पूछेगा तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC, जिसको कि 102 अमेंडमेंट, 102 संशोधन से जो है इसको मान्यता दिया गया। तो ये ध्यान में रखना है। आर्टिकल 338 पूछेगा तो NCSC हो जाएगा, आर्टिकल 338 पूछेगा तो NCST हो जाएगा, और आर्टिकल 338B पूछेगा तो NCBC हो जाएगा। और ध्यान में रहे कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, ये सब को जो है संवैधानिक दर्जा नहीं है। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको 4 नाम दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें से किसको जो है संवैधानिक दर्जा नहीं है, ठीक है। तो NCSC, NCST, NCBC को है, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, और जो NHRC है, ये लोग को जो है मतलब संवैधानिक दर्जा, संविधान में इनका जिक्र नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो चुनाव होता है उसमें कौन सा जनगणना का जो है मतलब सेंसस का यूज होता है? 2011, 2001, 1991, 1971। और ये काफ़ी जो है फंसाने वाला क्वेश्चन है। जब भी पास्ट में टेस्ट लिए हैं, या तो स्टूडेंट 2001 टिक करते हैं या 2011 टिक करते हैं। इसका सही जवाब है यारो 1971, और ये 2026 तक मतलब फिक्स कर दिया गया है, उसके बाद ही चेंज किया जा सकता है। फिर EWS आरक्षण जो 10%,
ये संशोधन जो है अमेंडमेंट किससे हुआ? तो 101 अमेंडमेंट से तो जीएसटी वाला हो गया, 102 आपका एनसीबीसी से हो गया, 103 जो है ये है ईडब्ल्यूएस से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 103। और अभी तक संविधान में कितना बार संशोधन हो चुका है? तो 105 बार। जो संशोधन है सबसे लेटेस्ट वाला वो 105 और सॉरी 105 है या 106, ये आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि अभी जो है कितना बार संशोधन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, वो कौन सी कमेटी है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी? आपकी ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, संथम कमेटी या तारापुर कमेटी। इसमें भी स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और मैक्सिमम टाइम जो है एल.एम. सिंघवी कमेटी को टिक करते हैं। देखिए एल.एम. सिंघवी के चलते वो हाईलाइट हुए थे कि हाँ भाई पंचायती राज को मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ जो पूछा गया उसका जवाब क्या हो जाएगा? अशोक मेहता कमेटी। और यही कमेटी है जिसने जो पंचायत के 3 टियर हैं उसके जगह पे 2 टियर होने की बात कही थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत में जो सीटों का आरक्षण होता है कि एससी एसटी महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है रिजर्व होना चाहिए, उसका प्रावधान किस में है? तो दोस्तों जो पंचायत का जो भी आर्टिकल है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कभी स्टेट फाइनेंस कमीशन पूछ लेता है, कभी स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि जो पंचायत को 29 सब्जेक्ट पे टैक्सेशन लगाने का पावर है वो कौन से आर्टिकल में है। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पंचायती राज वाला, और तब आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 243 का ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे देखिए अनुसूची, और किस अनुसूची में क्या आपको मैच करना है। शपथ ग्रहण, राज्यसभा में राज्यों का सीट, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं उनका वेतन, पेंशन, भत्ता, और लास्ट में जो है 73rd अमेंडमेंट जो 29 विषय है, तो कहां कहां जिक्र है। ठीक है, तो आपका जो है 73rd अमेंडमेंट, यहां पे एक मिस्टेक हो गया है, इसका जिक्र जो है वो 11वीं अनुसूची में है। उसी तरह जो 74th अमेंडमेंट नगर पालिका का है, उसमें जो 18 सब्जेक्ट हैं उसका जिक्र कहां दिया गया है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, जो आपका राज्यसभा में सीट का बात है ये आपको दिया गया है कहां पे? राज्यसभा में जो आपका सीट का बात है इसको जिक्र किया गया है शेड्यूल 4 में। और जो आपका शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण आपको जिक्र है 3rd में, और जो वेतन, पेंशन और भत्ते हैं इसका जिक्र है 2 में। 12 अनुसूची हैं, 25 पार्ट है, तो आपको इसका आइडिया रहना चाहिए कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है, क्योंकि ऐसे मैचिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरह जो है जो भाग है वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहां पे कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है, आपको आर्टिकल मैच करना है। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो नागालैंड का क्या हो जाएगा? आर्टिकल 371A। मिजोरम का हो जाएगा 371G। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 371H। और सिक्किम का क्या हो जाएगा? आर्टिकल 371F। और 371I जो है वो गोवा से है। ये ध्यान में रखना है। थोड़ा टफ क्वेश्चन तो है, लेकिन वही है ना कि भीड़ से हट के मेहनत करना होगा तब बात बनेगा। नागालैंड का हो गया आपका 371A, मिजोरम का हो गया आर्टिकल 371G, अरुणाचल प्रदेश का हो गया आर्टिकल 371H, और सिक्किम का हो गया आर्टिकल 371F, और गोवा का आर्टिकल 371I। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे कुछ स्पेशल अधिनियम दिए गए हैं, आपको ईयर को मैच करना है। पेशा अधिनियम, ठीक है, पेशा अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज का एक्सटेंशन है। इसको सामने सामने आंसर ही हम लिख दिए हैं। इसका 1996 है, और अभी गवर्नर ने, ठीक है, संतोष गंगवार साहब ने अभी यहाँ पे जनजाति दिवस के अवसर पे झारखंड सरकार को कहा कि अभी तक आपने पेशा अधिनियम को लागू क्यों नहीं करवाया है। ठीक है, बहुत शर्म की बात है कि राज्य का गठन हुए 24 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे पेशा अधिनियम लागू नहीं हुआ है। वन अधिकार अधिनियम, यह अधिनियम तो बना है 2006 में, लेकिन अगर पूछा कि लागू कब हुआ
तो 2008 में, ठीक है। और इसी को लागू करने के लिए पिछले साल जो है वीर अबुआ वीर दिसोम योजना जो अभियान चलाया गया है वो इसी के लिए है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर अबुआ दिसोम अभियान जो चलाया गया है वो किसके लिए है, ठीक है। तो वो वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए है। और चूंकि इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज बाकी सब मैटर काफ़ी बढ़ रहा था, प्रॉब्लम जो है क्लाइमेट चेंज का, तो पर्यावरण के मैटर्स को देखने के लिए जो है आपको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन जो है वो 2010 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो है आने वाले एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के कवर अप करेंगे और आपको जो है इनको देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है।